हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक क्या है? एकल स्लिट के कारण फ्रोनहोफर विवर्तन। देखो, नाम से स्पष्ट है, एकल स्लिट। तो यहाँ पर एकल स्लिट ये दिखाई हुई है। तो इस एकल स्लिट के तेज किनारों से टकरा कर के प्रकाश मुड़ जाता है और प्रकाश मुड़ने के पश्चात बिंदु P1 पर या P पर या फिर P2 पर हमें फ्रोनहोफर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। देखो, पिछले वीडियो में हमने फ्रेनल व फ्रोनहोफर विवर्तन में अंतर पढ़ा था। तो फ्रेनल विवर्तन क्या होता है? फ्रेनल विवर्तन में ये स्रोत एस और अवरोधक अवरोधक ए बी, इन दोनों के बीच की दूरी परिमित दूरी होती है और यहाँ पर हम गोलीय तरंगागर काम में लेते हैं। गोलीय तरंगागर काम में लेते हैं, जबकि फ्रोनहोफर विवर्तन क्या होता है? स्रोत एस और अवरोधक ए बी के बीच की दूरी कितनी होती है? अनंत दूरी होती है और हम समतल तरंगागर काम में लेते हैं। समतल तरंगागर काम में लेते हैं और तेज किनारों से टकराकर प्रकाश के मुड़ने की घटना जो होती है वो विवर्तन कहलाता है। तो हम आज पढ़ेंगे फ्रोनहोफर विवर्तन। तो देखो, यहाँ पर लेंस लेंस L1 व लेंस L2 काम में लिया गया है। स्रोत एस से ना गोलीय तरंगागर निकलता है। जो ये गोलीय तरंगागर है वो L1 से गुजरने के पश्चात समांतर किरणें बन जाती हैं। जो कि समतल तरंगागर कहलाता है। जो कि क्या है? समतल तरंगागर। और ये समतल तरंगागर स्लिट ए बी से टकराने के पश्चात यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाएँ बन जाती हैं। स्लिट ए बी से टकराने के पश्चात हाइगेन्स के सिद्धांत से यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाएँ बन जाती हैं। और जब ये द्वितीयक तरंगिकाएँ बिंदु P पर अध्यारोपित होती हैं तो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है। और जब ये द्वितीयक तरंगिकाएँ बिंदु P1 पर या फिर P2 पर अध्यारोपित होती हैं तो हमें क्रमागत रूप से निम्निष्ट उच्चिष्ट प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर यदि अगर ये तो तरंगिकाएँ हैं, ये तरंगिकाएँ ऊपर वाली, ये नीचे वाली, ये अगर बिंदु P पर मिलती हैं तो इनके मध्य पथांतर शून्य होगा। देखो, आप चित्र में देख सकते हो, ये किरण जो नीचे वाली जो किरणें हैं वो बिल्कुल समांतर जा रही हैं और ये यहाँ पर जाकर मिल रही हैं। तो इनके मध्य जो पथांतर है वो कितना? शून्य हो गया। इनके मध्य कुछ भी पथांतर नहीं है। तो यहाँ पर पथांतर नहीं होगा तो कलांतर भी नहीं होगा। तो बिंदु P पर क्या मिलेगा आपको? केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा। अगर पथांतर शून्य है तो बिंदु P पर केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा। अगर मान लो ये जो तरंगिकाएँ हैं, ये तरंगिकाएँ थीटा कोण से गुजर रही हैं, थीटा कोण बना करके जा रही हैं। तो देखो, अगर थीटा कोण बनाएंगी तो इनके मध्य कुछ ना कुछ पथांतर आ जाएगा। थीटा कोण से गुजरेंगी तो इनके मध्य कुछ ना कुछ पथांतर आएगा। तो देखो, पथांतर ज्ञात करने के लिए हमेशा लंब डालते हैं। ये मैंने लंब डाल दिए यहाँ पर, यहाँ से बिंदु A से इस पर लंब डाल दिया। तो देखो, ये Bn क्या हो गया? इनके मध्य पथांतर हो गया। Bn क्या हो गया? पथांतर। देखो, पथांतर क्यों? क्योंकि देखो, इससे आगे ना इनमें कुछ भी पथ का अंतर नहीं है। ये इस लंब से आगे इनके मध्य कुछ भी पथ का अंतर नहीं है, बिल्कुल समांतर जा रही हैं। तो यहाँ तक है। ये लंब डालने के पश्चात अपने को क्या मिल गया? पथांतर मिल गया। Bn क्या हो गया? इन तरंगों के मध्य क्या हो गया? पथांतर है। और ए बी क्या है? स्लिट की चौड़ाई है। डी क्या? स्लिट की चौड़ाई। और डी थीटा यहाँ पर क्या है? कोण है। देखो, थीटा का मान यहाँ पर कैसे आया भाई? देखो, ये जो तरंगी है वो थीटा कोण से आगे जा रही हैं। तो अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये कितना बच जाएगा? ये 90 माइनस थीटा बच जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बचेगा? ये थीटा बचेगा। ठीक है, क्योंकि थीटा है, ये फिर 90 माइनस थीटा है तो फिर ये कितना बचेगा? थीटा बच जाएगा। अब देखो, यहाँ पर ये डब्ल्यू डैश क्या हो गया? समतल तरंगागर हो गया। तो ध्यान रहना चाहिए भाई, बिंदु P क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट। और बिंदु P से अक्ष दूरी पर अपने को निम्निष्ट भी मिल सकता है और उच्चिष्ट भी मिल सकता है। वैसे ही बिंदु P2 पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट कुछ भी प्राप्त हो सकता है। वो इस पथांतर के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर पथांतर कितना आ रहा है, Bn का मान कितना आ रहा है।
तो सबसे जो मेन बात है वो बी एन है। तो यहाँ पर बी एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, बी एन का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो मेन बात है वो क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में चमकीली जो है काली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। देखो व्यतिगण में भी ऐसा ही आया था, व्यतिगण में भी एकांतर क्रम में चमकीली व काली फ्रिंजें प्राप्त हुई थी, लेकिन वहाँ पर तीव्रता समान प्राप्त हुई थी। सभी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता समान आती है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीव्रता घटती जाती है। यहाँ पर तीव्रता क्या होती है, केंद्रीय उच्चिष्ट की तुलना में तीव्रता घटती जाती है। तो ध्यान रहे सभी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता एक समान नहीं होती है, और व्यतिकरण में जो होता है, व्यतिकरण में सभी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता एक समान प्राप्त हुई थी। अब देखो आप इसको यहाँ देख सकते हो, जो नीचे डायग्राम बना हुआ है, सभी जो ये इसका केंद्रीय उच्चिष्ट है, फिर द्वारा उच्चिष्ट ये है, तो सबकी तीव्रता देखो घट रही है, सबकी तीव्रता घट रही है एकांतर रूप से। फिर ये उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट, तो एकांतर क्रम में अपने को उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर पथांतर का मान ज्ञात करना पड़ेगा, बी एन का मान। तो बी एन का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कोण थीटा है, तो ये थीटा हो गया, तो ये लंब हो गया, थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये इसका कर्ण है, तो कर्ण लंब, और ये 90 है, ये थीटा है। तो देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी एन में, समकोण त्रिभुज ए बी एन में क्या लगाएंगे, ए बी एन में साइन थीटा काम में लेंगे लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब बटा कर्ण, इसका लंब ये हो गया बी एन, कर्ण क्या हो गया ए बी हो गया, तो लंब इसका हो गया बी एन, इसका कर्ण क्या हो गया ए बी हो गया। बी एन लंब है, और डी क्या इसका कर्ण है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये इसका कर्ण हो गया, और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब बी एन हो गया। तो देखो बी एन, तो यहाँ से बी एन का मान अपन ज्ञात कर लेंगे। बी एन का मान क्या आएगा, देखो बी एन इक्वल टू डी साइन थीटा, यहाँ से वज्र गुणा कर देंगे, डी साइन थीटा बी एन का मान आ गया। बी एन क्या है, पथांतर है, बी एन क्या है भाई, पथांतर है, इन किरणों के मध्य क्या है, पथांतर है। तो बी एन को पथांतर कहते हैं, तो पथांतर को हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा इक्वल टू बी एन इक्वल टू कितना है, डी साइन थीटा आ गया, बी एन इक्वल टू कितना आ गया, डी साइन थीटा। अब देखो इस बी एन के मान के ऊपर डिपेंड करेगा, इस बी एन की मान के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर P1 पर उच्चिष्ट बनेगा या फिर निम्निष्ट बनेगा, इसके मान के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो केस फर्स्ट क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट, यदि बी एन का मान 0 है मतलब पथांतर शून्य है, तो मैंने पहले ही बोल दिया यदि बी एन 0 है, अगर ये पथांतर शून्य है, बिल्कुल 0, पथांतर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो अगर पथांतर शून्य है बिल्कुल, तो ये किरणें बिंदु P पर अध्यारोपित होंगी। अगर पथांतर कलांतर बिल्कुल शून्य है, तो ये किरणें कहाँ मिलेंगी, बिंदु P पर मिलेंगी, और बिंदु P पर क्या बन जाएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट बन जाएगा, जिसकी तीव्रता सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक तीव्रता मैक्सिमा बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ध्यान रहे केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए पथांतर कितना होता है, 0 होता है, कलांतर भी 0 होता है, तो डी साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। केस सेकंड देखेंगे, देखो केस सेकंड में निम्निष्ट की स्थिति, देखो निम्निष्ट में क्या करेंगे अपन, निम्निष्ट की स्थिति के लिए देखो बी एन का मान लेमडा लेंगे कि प्रथम निम्निष्ट, फिर द्वितीय निम्निष्ट, फिर एनवा निम्निष्ट। निम्निष्ट की स्थिति के लिए अपन क्या करेंगे कि प्रथम निम्निष्ट है उसके लिए बी एन का मान लेमडा, द्वितीय के लिए 2 लेमडा, फिर एनवे के लिए एन लेमडा ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर प्रथम निम्निष्ट के लिए बी एन का मान लेमडा क्यों लिया है, अब देखो यहाँ पर लेमडा के 2 भाग करने पड़ेंगे, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, यहाँ पर 2 लेमडा है, तो यहाँ पर 4 भाग करने पड़ेंगे, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, तो चारों मिलकर कितना हो जाएंगे, 2 लेमडा बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी लेमडा बन रहा था। अब देखो इसके 2 भाग कर रहे हैं, इसके 4 भाग कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, और निम्निष्ट बनना चाहिए, देखो निम्निष्ट। तो देखो यहाँ पर ये बात चित्र से समझेंगे अपन, देखो ये बात चित्र समझेंगे। देखो जो यहाँ पर ए बी है, जो तरंगागर ए बी है, यहाँ से समतल तरंगागर आ रहा था और ए बी है, तो प्रथम निम्निष्ट के लिए ए बी को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। प्रथम निम्निष्ट के लिए ए बी को 2 भागों में, लेमडा बाई 2 और लेमडा बाई 2 2 भागों में बांटना पड़ेगा। 2 भागों कौन से हो जाएंगे, ए ओ और ओ बी। तो प्रथम निम्निष्ट के लिए ए बी को 2 भागों में बांटना पड़ेगा, ए ओ प्लस ओ बी। तो इसका लेमडा बाई 2 हो गया, ए ओ का लेमडा बाई 2 और ओ बी का भी लेमडा बाई 2। और हम पढ़ चुके हैं लेमडा बाई 2 क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। तो ए ओ के कारण विनाशी व्यतिकरण और बी ओ के कारण विनाशी व्यतिकरण, मतलब इसका लेमडा और इसका लेमडा और दोनों जाकर यहाँ अध्यारोपित होंगी। तो ये जब इसका लेमडा बाई 2, इसका लेमडा बाई 2, तो जब ये दोनों तरंगें यहाँ अध्यारोपित होंगी तो विनाशी व्यतिकरण बन जाएगा, विनाशी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विनाशी, एक दूसरे को काट देंगे,
एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इसका λ/2 है ये और इसका λ/2 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा ना। तो इसलिए हमें बिंदु P1 पर क्या मिलेगा, निम्निष्ठ बनेगा, क्योंकि λ/2 दोनों विनाशी व्यतिकरण होते हैं और एक दूसरे को काट देंगे, तो बिंदु P1 पर क्या मिलेगा, निम्निष्ठ बन जाएगा। तो ध्यान रहे प्रथम निम्निष्ठ के लिए Bn इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा। वैसे ही द्वितीय निम्निष्ठ के लिए Bn इक्वल टू 2 लैम्डा। तो वैसे 4 भाग करने पड़ेंगे, λ/2 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 λ/2। तो ये λ/2 इससे कट जाएगा, ये λ/2 इससे कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर भी, वही बात है, द्वितीय निम्निष्ठ बन जाएगा। तो निम्निष्ठ में होता क्या है, निम्निष्ठ में क्या होता है, काली फ्रिंज होता है और तीव्रता कम मिलती है, तीव्रता शून्य प्राप्त होती है। निम्निष्ठ का मतलब क्या होता है, तीव्रता 0, इंटेंसिटी इक्वल टू 0। और केंद्रीय उच्चिष्ट में क्या होता है, तीव्रता मैक्सिमम होती है और यहाँ तीव्रता क्या होती है, मिनिमम होती है। तो तीव्रता तो काटने के पश्चात कुछ नहीं बचना चाहिए और यहाँ पर तीव्रता 0 बचनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कट जाएंगे तो यहाँ पर तीव्रता बच जाएगी 0। तो 0 का मतलब क्या होता है, निम्निष्ठ। तो यहाँ पर d sin थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 1 के लिए 1 लैम्डा 2 लैम्डा, तो nवें के लिए क्या आ जाएगा, n लैम्डा। अब देखो केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में क्या है, द्वितीयक उच्चिष्ट। देखो द्वितीयक उच्चिष्ट क्या होता है, द्वितीयक उच्चिष्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद में जो उच्चिष्ट बनेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद में जो भी उच्चिष्ट बनेंगे उन्हें द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद में जो भी उच्चिष्ट बनेंगे उन्हें हम द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। देखो केंद्रीय उच्चिष्ट ये हो गया जिसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। इसके बाद में जो भी उच्चिष्ट बनेंगे 1 2 3, इन सबको हम क्रमागत रूप से प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट, क्रमागत रूप से हम इनको द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। अब देखो द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति के लिए पथांतर क्या होगा। देखो इसके लिए लैम्डा आया था, 2 लैम्डा आया था, फिर n लैम्डा। तो यहाँ पर हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे वो देखना पड़ेगा, कितने भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए 3 λ/2 लेंगे, फिर आगे वाले के लिए 5 λ/2 लेंगे, फिर लास्ट वाले के लिए ये लेंगे। देखो यहाँ पर 3 λ/2 कैसे लिया गया है, 3 λ/2 हमने 3 भाग कर लिए। हमने इसको देखो यहाँ पर सम संख्या में चल रहा था, सम संख्या में 2 भाग हो गए, फिर 4 भाग हो गए, फिर 6 भाग। तो यहाँ पर जो भाग चल रहे थे वो सम संख्या में चल रहे थे और यहाँ पर जो भाग आएंगे वो विषम संख्या में चलेंगे, 3 5, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 2n+1 आ जाएगा। देखो 3 भाग करने पर क्या आएगा, देखो ये λ/2 ये λ/2 आपस में एक दूसरे को काट देंगे, दोनों क्या है, विनाशी व्यतिकरण है। तो ये विनाशी व्यतिकरण, ये विनाशी व्यतिकरण आपस में एक दूसरे काट देंगे, तो काटने ये तो कट जाएगा लेकिन ये वाला भाग बच जाएगा। तो ये वाला भाग जो बचेगा वो क्या करेगा, अपने को उच्चिष्ट की स्थिति प्राप्त करेगा, उच्चिष्ट की स्थिति प्राप्त करेगा, द्वितीयक उच्चिष्ट बन जाएगा। देखो ए बी के 3 भाग करने पड़ेंगे, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, ये प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट है, ये हम प्राप्त करने के लिए ए बी के 3 भाग करेंगे। AO प्लस फिर 1 भाग यहाँ पर हो गया, फिर 1 भाग यहाँ पर हो गया। तो ए बी के 3 भाग करेंगे, एक ऊपर वाला भाग, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग। तो इसके 3 भाग करने पड़ेंगे, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 भाग कर देंगे, तो ये बात समझ में आ गई भाई। देखो मेन बात तो क्या है, उच्चिष्ट द्वितीयक उच्चिष्ट कहते कैसे हैं। द्वितीयक उच्चिष्ट क्या होता है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद में जो भी उच्चिष्ट बनते हैं उन्हें हम द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। तो देखो 3 भाग कर लिए, तो λ/2 आपस में काट दिया, तो ये इसको काट देगा, तो बच जाएगा क्या, λ/2 बच जाएगा। तो λ/2 के कारण कुछ ना कुछ तीव्रता आएगी, तो वो तीव्रता क्या करेगा, वो तीव्रता हमें द्वितीयक उच्चिष्ट प्रदान करेगा, द्वितीयक उच्चिष्ट प्रदान करेगा। तो d sin थीटा इक्वल टू Bn पथांतर होता है, और पथांतर का मान कितना आया था भाई, d sin थीटा आया था, वही बात यहाँ पर मैंने की थी। तो d sin थीटा इक्वल टू 3 λ/2 आ गया। तो इसी प्रकार द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, उसके लिए हमें 5 भाग करने पड़ेंगे, λ/2 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 λ/2। तो ये और ये भाग काट देगा, ये और ये काट देगा और ये बच जाएगा, तो ये भी कुछ ना कुछ प्रदान करेगा। तो इसका मतलब ये द्वितीय हो गया। फिर nवें के लिए, nवें के लिए 2n+1 बन जाएगा, विषम संख्या में चल रहा है, 3 5 7 है, फिर 9 आगे विषम संख्या में 2n+1 हो गया, और यहाँ पर चल रहा था सम संख्या में 2 भाग, ऐसे है ना। तो इस प्रकार से अब देखो d sin थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2n+1 λ/2 आ गया, ये आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर पथांतर क्या आ रहा है, निम्निष्ठ के लिए पथांतर क्या आ रहा है, d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ पर द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए पथांतर क्या आ रहा है, d sin थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2। देखो एक खास बात यहाँ पर ये है कि व्यतिकरण में ये मान उल्टे मान आए थे। देखो जो ये वाला मान यहाँ पर उच्चिष्ट में आ रहा था, उच्चिष्ट में आ रहा है, वहाँ पर ये वाला मान निम्निष्ठ में आया था व्यतिकरण में। यहाँ पर ये वाला मान निम्निष्ठ के अंदर आ रहा है,
पथांतर जो है निम्निष्ट के अंदर एन लेमडा आ रहा है, तो व्यतिगण में ये वाला मान आया था उच्चिष्ट के लिए। तो ध्यान रहना चाहिए, ये अंतर है भाई, व्यतिगण और विवर्तन में ये अंतर है। मतलब जो विवर्तन है, विवर्तन में जो निम्निष्ट होता है उसके लिए पथांतर एन लेमडा, जबकि और उच्चिष्ट में कितना होता है 2n + 1 λ/2। जबकि व्यतिगण में इसका उल्टा होता है। व्यतिगण में क्या होता है, ये वाली जो कंडीशन है वो उच्चिष्ट के लिए होती है और ये वाली कंडीशन निम्निष्ट के लिए होती है। और ठीक है, तो विवर्तन में निम्निष्ट के लिए एन लेमडा, जबकि व्यतिगण में उच्चिष्ट के लिए एन लेमडा। विवर्तन में उच्चिष्ट के लिए 2n + 1 λ और विवर्तन में निम्निष्ट के लिए 2n + 1 λ/2। ये मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था, ध्यान रहे। तो ये आगे अंतर भी आएगा, इन दोनों में अंतर हम पढ़ लेंगे आगे जाके। तो ध्यान रहना चाहिए, इसके लिए d sin θ = n λ, इसके लिए d sin θ = 2n + 1 λ/2, दोनों में ही पथांतर है। अब देखो हम इसका तीव्रता वितरण ग्राफ देखते हैं। तीव्रता वितरण का ग्राफ देखेंगे। देखो इसका जो तीव्रता वितरण ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। देखो ये वाला केंद्रीय उच्चिष्ट है, फिर एकांतर क्रम में देखो उच्चिष्ट निम्निष्ट उच्चिष्ट निम्निष्ट उच्चिष्ट निम्निष्ट। तो इस प्रकार से पथांतर के आधार पर कि पथांतर कितना है, लेमडा है, 2 लेमडा है, 3 λ/2 है, 5 λ/2 है, तो पथांतर के आधार पर ये उच्चिष्ट निम्निष्ट बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। फिर निम्निष्ट बनेगा, क्योंकि उच्चिष्ट के बाद निम्निष्ट बनता है तो इसकी तीव्रता 0 हो गई। तो प्रथम निम्निष्ट बोलते हैं इसको। प्रथम निम्निष्ट है ये, प्रथम निम्निष्ट, फिर द्वितीय निम्निष्ट, फिर तृतीय निम्निष्ट। इस प्रकार से निम्निष्ट चल रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ भी निम्निष्ट चल रहे हैं, निम्निष्ट, प्रथम, द्वितीय। और ये वाले क्या चल रहे हैं, द्वितीय उच्चिष्ट चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, द्वितीय उच्चिष्ट चल रहे हैं। तो प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट, द्वितीय द्वितीय उच्चिष्ट और तृतीय उच्चिष्ट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो तीव्रता है, जो तीव्रता वो घट रही है, I0/2261। तो इस प्रकार से क्रमागत रूप से सभी उच्चिष्टों की तीव्रता घटती जा रही है। तो तीव्रता वितरण यहाँ पर एक समान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि व्यतिगण में क्या आया है, व्यतिगण में जो तीव्रता वितरण होता है वो एक समान प्राप्त होता है, एक समान तीव्रता वितरण प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी I0/22, I0/61। तो ये नीचे क्या चल रहा है, π/2π, ये अल्फा है और तीव्रता और अल्फा में संबंध होता है। यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया है वो आई और अल्फा के बीच बनाया गया है, आई और अल्फा के बीच। और आई और अल्फा में संबंध क्या होता है, I = I0 sin α/α²। और अल्फा का मान क्या होता है, कलांतर/2। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो I = क्या होता है, I0 sin α/α²। तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट, फिर प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट और द्वितीय उच्चिष्ट। इस प्रकार क्रमागत रूप से ये ग्राफ बनता रहेगा। तो थैंक यू।